यस हेलो बच्चों। आज लेक्चर सेकंड करेंगे हम अपना यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई के सेकंड पार्ट से न्यूक्लियाई। तो देखिए फर्स्ट लेक्चर में आपने टॉपिक पढ़े कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस को और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो आज के लेक्चर का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा ना बच्चों वो होगा न्यूक्लियर फोर्स का। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स, आप कुछ बेसिक फोर्स की बात करते हैं तो उसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आपका एक वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आता है। क्लास 11th में हम बेसिक फोर्स के बारे में बात करते थे तो वहां पर इस फोर्स की बात करते थे और इसको बोलते थे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस लिए कहा, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे हम, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियर फोर्स को समझना है आप लोगों ने। देखिए न्यूक्लियस की बात हो रही है, चैप्टर न्यूक्लियर चल रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है भाई, ये हमें क्लियर है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल है, ये कोई चार्ज नहीं है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर एक पुटअप करता हूं कि बच्चों मान लीजिए एक एटम आपके पास हाइड्रोजन है H11 की बात करें तो यहाँ पर प्रोटॉन एक है, इलेक्ट्रॉन एक है, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है, 0 है। तो इसका जब न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे तो एक प्रोटॉन दिखाएंगे, एक पॉजिटिव। अब अकेला पॉजिटिव न्यूक्लियस में रह रहा है क्योंकि इसको कोई रिपेल करने वाला या इसे बाहर निकालने वाला नहीं है, यहाँ पर ये इजिली बाउंड है। चलिए ठीक है, अब मैं कोई भी और एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मैंने यहाँ पर कार्बन का ही ले लिया 612, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि प्रोटॉन 12 है, प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन की बात की जाएगी तो 12 - 6 वो भी 6 है। तो कार्बन के प्रोटॉन 6 प्रोटॉन, ये कार्बन का न्यूक्लियस अगर मैं दिखाता हूं एक एटम के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोटॉन 6 पॉजिटिव मैंने दिखा दिए। तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर ये पॉजिटिव तो रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब रिपेल करेंगे, तो ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, तो न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक है ना, बाहर क्यों नहीं आते हैं न्यूक्लियस से ये प्रोटॉन रिपेल करके? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया जाता है कि इनको बाउंड करने के लिए, न्यूक्लियस में बांधने के लिए, इनको इकट्ठा रखने के लिए भी एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कहीं ज्यादा है, नियरली 100 टाइम्स ज्यादा है। तो वो 100 गुना ज्यादा फोर्स इनको बाउंड करके रख रहा है। ठीक है जी, चलिए हम मान लेते हैं ऐसा लग रहा होगा फोर्स। तो सर अगर यूरेनियम पे जाते हैं, मान लीजिए आइसोटोप 92 to 35, अब यूरेनियम हो गया जी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सोर्स हो गया। अब यहां से तो रेडिएशंस निकलती है, रेडिएशन निकलना मतलब कि न्यूक्लियस से ही निकलना। न्यूक्लियस से आप पढ़ चुके हैं ना, अल्फा रेज, बीटा रेज और कुछ रेडिएशन स्टेट निकल गई गामा रेज, अल्फा बीटा और ये गामा न्यूक्लियस से निकली है। तो अल्फा का मतलब होता है, अल्फा जो पार्टिकल है हीलियम न्यूक्लियस के बराबर, He24, 2 प्रोटॉन H11, 2 न्यूट्रॉन N01, H11 किसके लिए सिंबल यूज करते हैं? प्रोटॉन के लिए। E-10 किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। N01 किसके लिए यूज करते हैं भैया? न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है, 1 से मीनिंग आप समझ लीजिएगा। प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, एक बेसिक चार्ज 1 ले लिया, ठीक है, मास उसका 1 AMU। इलेक्ट्रॉन पे इसके बराबर चार्ज लेकिन माइनस, मास उसका 1 AMU से भी काफी कम, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, मास उसका 1 AMU के बराबर लगभग। तो ये इसलिए हम इसको इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो जो हीलियम न्यूक्लियस है वो 2 प्रोटॉन से मिलके बना, 2 न्यूट्रॉन से मिलके बना, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होते हैं न्यूक्लियस में, तो मान लिया कि भाई न्यूक्लियस में से निकल के आ गया अल्फा पॉजिटिव। तो यहां नहीं निकला और सर यहां पर निकल गया, ये सोचने वाली बात है। तो यहां पर क्यों नहीं निकला, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था, बाउंड कर रहा था, यहां पर क्यों निकल गया कि यहां पर न्यूक्लियर फोर्स नहीं कर रहा है काम। लेकिन यहां पर प्रोटॉन ज्यादा बढ़ जाने से उनका रिपल्सिव फोर्स भी इंक्रीज होता गया, ठीक है, और वो जो है ओवरकम कर गया। इसमें और भी कुछ थ्योरियां बनती है कि ऐसा भी हो रहा होगा, जैसे एक अल्फा डिके में बताया जाता है कि अल्फा पार्टिकल जो है ना वो इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है। इसके निकलने का और भी एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि प्रोटॉन के बढ़ने से रिपल्सिव फोर्स तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में इसके इनसाइड में जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो मोशन के अंदर होते हैं, ठीक है, और बहुत फ्रीक्वेंटली उनका कोलिजन हो रहा होता है दूसरे पार्टिकल्स के साथ, बाउंड्री से टकरा रहे होते हैं, ठीक है, और एक सेकंड में बहुत ज्यादा टाइम्स, लगभग 10⁻22 टाइम्स। ये पूरा एक्सप्लेनेशन अल्फा डीके में था कि कैसे कैसे अल्फा डीके होता है, अल्फा एमिशन होता है। तो मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं अब इसको। तो वो बाउंड्री से टकरा रहे होते हैं, एक टनलिंग इफेक्ट पड़ते हैं इसके अंदर, उस टनल से ये बाहर निकलता है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। तो यहां पर भी रिपल्सिव फोर्स था, यहां भी रिपल्सिव फोर्स था, लेकिन यहां पर प्रोटॉन ज्यादा है, रिपल्सिव फोर्स काफी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन प्रोटॉन को यहाँ इकट्ठा रहना, ऐसा लग रहा है कि हमें किसी ने जबरदस्ती इकट्ठा कर रखा है, तो वो निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री से टकरा भी रहे हैं और निकलना चाह रहे हैं। तो यहां से जब निकलना स्टार्ट कर देते हैं ये इन रेज की फॉर्म में, तो वो हो जाता है फिर रेडियो एक्टिव सोर्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यहाँ ये स्टेबल है, न्यूक्लियर फोर्स सफिशिएंट है इनको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के इनसाइड में बाउंड है, किसकी वजह से बाउंड है, वो न्यूक्लियर फोर्स की वजह से भी। और चलिए इसके बाद हम धीरे धीरे करते चलेंगे टॉपिक, तो और आपको समझ में आता चलेगा। बाइंडिंग एनर्जी का एक टॉपिक आता है। तो न्यूक्लियर फोर्स किसको कह रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट कर रहा है, उनको बाउंड रखने के लिए इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स which bound the nucleons inside the nucleus। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा जो कि न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखेगा इनसाइड द न्यूक्लियस। उस फोर्स को कह रहे हैं हम एक न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि हेल्प कर रहा है न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में रखने के लिए, ठीक है भाई। अब एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते चलेंगे, उनको एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो जितने भी प्रॉपर्टीज है वो सब समझिएगा। तो स्टार्ट हमारा टॉपिक यहीं से है, न्यूक्लियर फोर्स से, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है रोकने के लिए, मतलब उसमें प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को रोकने के लिए जो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट एक फोर्स और काम करता है जिसको कि न्यूक्लियर फोर्स बोला जा रहा है। तो देखिए प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करें इसकी। तो प्रॉपर्टीज में बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कही जाती है कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। इसका कंपैरिजन किया जाए और बाकी फोर्सेस के साथ, बेसिकली ग्रेविटेशनल के साथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ, तो कंपेयर करना ही है। तो वैल्यूज पुटअप करके मैथमेटिकली सोल्व करके ये रेशियो इनमें मिलता है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, रेशियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, रेशियो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, या आप इसको Fn से भी लिख सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है, इलेक्ट्रिक फोर्स 10⁻36 और ये 10⁻38 टाइम्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनमें क्या रिलेशन हुआ, इनमें रिलेशन हुआ कि जो ये Fn है ये 100 टाइम्स स्ट्रोंगर है, 100 टाइम्स स्ट्रोंगर है किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स है और वो न्यूक्लियंस को, प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाउंड करके रखता है, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं यहां पर बच्चों,
ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स भी बोला जाता है, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक की, मैग्नेटिक की काफी हाई रेंज होती है, काफी दूर तक एक्ट करते हैं, बट ये जो है वो एक शॉर्ट रेंज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है और न्यूक्लियस का साइज आपको पता ही है बहुत छोटा होता है, तो ये वहीं तक काम करता है, न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद नहीं करेगा काम। कोई भी पार्टिकल या प्रोटॉन न्यूक्लियस से जब बाहर निकल गया तो शॉर्ट रेंज फोर्स न्यूक्लियस के अंदर एक्ट कर रहा है ये, तो इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 फर्मी FM 10⁻⁻15 मीटर, इतनी ही रेंज तक एक्ट करता है ये न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए भी इसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स की, तो यहां आप लिख सकते हैं वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन होना किसके साथ, विद डिस्टेंस, आर नोट मान लेता हूं, ये डिस्टेंस क्या है आर नोट, तो डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियंस, तो इस फोर्स का चेंज होना डिस्टेंस के साथ, दो न्यूक्लियन के बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ वेरी करना, तो उसको हम एक ग्राफ से भी समझते हैं बच्चों। वो ग्राफ क्या है देखिएगा, फिर इसके कुछ पॉइंट्स बनेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ ये वैल्यू आर नोट ले लेता हूं। ये आर नोट जो है दो न्यूक्लियन के बीच का डिस्टेंस, आपको क्लियर है न्यूक्लियस के अंदर है तो ऑर्डर इसका फर्मी में ही होगा, तो ये फर्मी में है। ठीक है, और यहां पर जी मैं एक क्वांटिटी ले लेता हूं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर पोटेंशियल एनर्जी क्यों ले रहे हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी से भी आप फोर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहां हमने पढ़ा भी है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव वैल्यू में रहती है तो फोर्स का नेचर रिपल्सिव होता है, नंबर एक। इसका रिवर्स, पोटेंशियल एनर्जी अगर जो है वो नेगेटिव में हो जाएगी तो फोर्स का नेचर कैसा हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो वहां से भी हम फोर्स को डिस्कस कर लेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जो लिखा हुआ है वो क्यों लिखा हुआ है। यहां पर कुछ लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं ये वैल्यूज के लिए। ऐसे ही हम 0 यहां पर 1 फर्मी हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और यहां पर 4 फर्मी हो गया। ठीक है भाई, और देखिए इसमें आप 0 यहां पर लिखते हैं, ठीक है, बट मैं यहां पर 0, ये 0 यहां पर है, आप इसे नीचे भी दिखा सकते हैं लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे दिखाएंगे तो 0 के बाद फिर वो किस में होने लग जाएगी, माइनस में, कहीं पे भी आप 0 दिखा लो, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ 0 है, यहां पर मैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब 0 से नीचे आएंगे तो किस में मिलेगी, माइनस में, -100 लिख लिया मैंने इस वैल्यू को, और ये +100 लिख लिया, इससे आगे फिर +200, ऊपर प्लस चलती जाएगी, 0 से नीचे माइनस चलती जाएगी। तो किस तरह का ग्राफ ऑब्जर्व होता है यहां पर, तो वो ग्राफ आपने इस तरह से बनाना है बच्चों, यहां, और फिर इसके बाद ये कम, और लगभग ये 4 फर्मी पे नेग्लिजिबल हो जाता है। ये ग्राफ आप दिखा सकते हैं। ठीक है, यहां ये वैल्यू है और यहां पर ये 1 है, तो ये 1 से थोड़ा सा पहले 0 और 1 के नियरली 0.8 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है। तो इस तरह का एक ग्राफ ऑब्जर्व होता है हमारे को पोटेंशियल एनर्जी और सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियंस के बीच में। अब देखिए क्या क्या इसके कंक्लूडिंग पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं इसके। देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट मैं लिखूं यहां से, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं नियरली एट 0.8 फर्मी पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम नेगेटिव आ रही है, यहां पर देख रहे हैं आप 100 माइनस में, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम नेगेटिव होना मतलब कि फोर्स का कैसा नेचर होना, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव नेचर होना, तो मैक्सिमम
जो न्यूक्लियर फोर्स है वो मैक्सिमम अट्रैक्टिव लग रहा है, मैक्सिमम अट्रैक्टिव लग रहा है। एक पॉइंट क्लियर हो गया हमें। चलिए ठीक है जी, मतलब 0.8 फर्मी के नियरली डिस्टेंस रहता है दो न्यूक्लियन के बीच में, तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स मैक्सिमम अट्रैक्टिव लग रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम नेगेटिव में आ गई। सेकंड पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगर हम लिखें यहाँ पर, तो जैसे आप देख रहे हैं, आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने लगा दो न्यूक्लियन के बीच में और ये बढ़ के 2, 3 और नियरली 4 फर्मी तक जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली एट 4 फर्मी पे ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये नेग्लिजिबल, या हम इसको वीक फोर्स, यहां पर वीक नेचर या अप्रोक्सीमेटली 0 फोर्स। ठीक है, दो न्यूक्लियन के बीच में अगर सेपरेशन बढ़ती गई, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर जो होता है आपको पता ही है न्यूक्लियस का 10⁻⁻15 के अंदर, और जब 4 और 5 के आसपास जाएगा तो फिर हम ऑर्डर को चेंज करके भी लिखते हैं, तो वहां पर फिर ये फोर्स कम, मतलब ये फोर्स अपनी एक लिमिट तक अपने अपने एरिया में ही काम करता है, न्यूक्लियस के साइज तक काम करता है, दो न्यूक्लियन के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है। थर्ड पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, आप यहां पर बच्चों नोट कर सकते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को, ठीक है जी, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं फोर्स कम हो रहा है, डिस्टेंस यहां है तो फोर्स मैक्सिमम, डिस्टेंस को और कम करें तो अब एक चीज और देखने को मिल रही है कि ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में बढ़ रही है। ठीक है, और कितना डिस्टेंस, नियरली 0.1 0.2 के आसपास अगर चले गए तो अप्रोक्सीमेटली 0.2 फर्मी, यहाँ 0.8 था और कम कर दिया हमने, तो जो इस पे न्यूक्लियर फोर्स लग रहा था वो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन उसका नेचर चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में आ रही है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव में आ रही है, और फोर्स का जो नेचर है अब कैसा कहेंगे सर, वो कैसा हो गया है, रिपल्सिव हो गया है। तो याद कीजिए आप 11th क्लास में भी एक इंटरमोलिकुलर फोर्स की जब बात करते थे, स्ट्रेस स्ट्रेन एक चैप्टर आता है उसमें, तो वहां पर भी आप एक लिमिट से ज्यादा उनकी सेपरेशन को डिक्रीज कर देते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स का नेचर चेंज होता है किसमें, रिपल्सिव फोर्स के अंदर। तो ऐसा ही यहां पर है। तो ये तीनों इसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, मतलब कि 0.8 फर्मी के नियरली उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, और अगर ये डिस्टेंस काफी ज्यादा नियरली 4 फर्मी अगर हो गया है तो ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन न्यूक्लियस के साइज के कंपेरेटिवली अगर ये ज्यादा हो गया है तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और अगर ये ज्यादा कम भी कर दिया है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स में चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, और ये आप पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, पॉजिटिव में आना पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि रिपल्सिव फोर्स, नेगेटिव में आना मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, और पॉजिटिव में आना मतलब कि रिपल्सिव फोर्स। ठीक है भाई, ये हमारा एक थर्ड पॉइंट हो गया प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फोर्स पे। आगे हम बात करते हैं और इसके बारे में, और एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं आपको, ये जो फोर्स वेरी कर रहा है ये इस तरह से नहीं कर रहा है कि ओबे कर रहा हो इनवर्स स्केयर लॉ को कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर, ऐसा नहीं है, ये उससे भी हाई पावर के साथ चेंज होता है, थोड़ा सा भी आप आर बढ़ाओगे तो स्केयर से भी ज्यादा पे चेंज होता है, हायर पावर के ऊपर चेंज हो रहा है आर के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि डज नॉट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ, ये भी इसकी प्रॉपर्टी में ऐड कर सकते हैं। तो भाई ये हमारी इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई है न्यूक्लियर फोर्स की। उसके बाद और क्या क्या प्रॉपर्टीज बनेगी सर इसके अंदर वो देखिएगा। यहां पर आप एक प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे कि चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होगा ये। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स का मतलब है कि देखिए जो प्रोटॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन इन सब के बीच में जो है न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है। ठीक है जी, तो यहां पर प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, सब में एक्ट कर रहा है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसका की नेचर है अट्रैक्टिव नेचर। ये वैल्यू सेम मिली, जो प्रोटॉन के बीच में मिला उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में मिला, उतना ही न्यूट्रॉन के बीच में मिला। तो चार्ज था इन पे, तो इन पे कुछ सर फिर यहाँ पॉजिटिव की वजह से रिपल्सन भी तो एक्ट कर रहा होगा, लेकिन
इसका रीजन क्या बताया मैंने कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स से काफी ज्यादा लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, तो ये लगभग सभी में प्रोटॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में नियरली क्या मिलेगा, सेम। तो ये चार्ज पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। अभी तक अगर मैं इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा रिवाइज करूं कि हमने जो पहली 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, कंपैरेटिवली ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से 100 टाइम्स, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने साथ में लिया, ग्राफ ड्रॉ किया, उसके पॉइंट्स हमने ऑब्जर्व किए, वो डिस्कस किए। फोर्थ यहां पर लिखा चार्ज इंडिपेंडेंट, ये समझ गए होंगे आप कि ये प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सब में बराबर लगेगा, अगर वो बराबर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो चार्ज पर डिपेंड नहीं होगा। इसके बाद आप इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं बच्चों, सैचुरेशन इफेक्ट की, एक सैचुरेशन इफेक्ट। तो इस पॉइंट को समझिएगा, सैचुरेशन इफेक्ट से मतलब ये कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियॉन्स होता है, एक न्यूक्लियॉन अपने नेबरिंग न्यूक्लियॉन के साथ इंटरेक्शन करता है, समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि दूर तक वो कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई तू भी आ जा मेरे पास, इसके पड़ोस में रखा है तो उसी के साथ अपनी इंटरेक्शन रखेगा ये। तो यहां इसका सैचुरेशन का मतलब यहां पर यही है, न्यूक्लियॉन इंटरेक्ट्स विद their neighboring nucleon, their neighboring nucleon, ठीक है जी। तो यहां पर ये जो एक न्यूक्लियन है वो दूसरे न्यूक्लियन के साथ जो इंटरेक्शन कर रहा है, जो न्यूक्लियर फोर्स लगा रहा है, वो बिल्कुल अपने पड़ोसी वाले के साथ लगा रहा है, फिर वो दूसरा तीसरे पड़ोसी वाले के साथ, तो लगभग ये सेम डिस्टेंस पे फोर्स काम कर रहे हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सभी न्यूक्लियन में लगभग फोर्स क्या मिलेगा आपको, सेम ही मिलेगा। देखिए ये और ये है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, तो थर्ड में इतना ही लगभग ये डिस्टेंस रहेगा, तो लगभग एक जैसा फोर्स एक्ट करता रहेगा, क्योंकि सेकंड वाला अपने पड़ोसी थर्ड के साथ या फर्स्ट के साथ लगा के रखेगा, थर्ड वाला अपने पड़ोसी फोर्थ के साथ लगा के रखेगा इंटरेक्शन, तो डिस्टेंस लगभग सेम ही रहेगा, तो फोर्स भी इनका सेम आता रहेगा। सैचुरेशन एक कांस्टेंट लिमिट की बात हो रही है, तो सैचुरेशन इफेक्ट भी शो करेगा ये। 6 प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं इसमें एक पॉइंट, स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होता है ये। तो स्पिन डिपेंडेंट से मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि यहाँ आप और थोड़ा डीपली जाएंगे ना तो ये पता चलता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो मोशन में भी है। जैसे न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स मूव कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के ऊपर। वही गामा एमिशन का जो निकलना होता है वो उसी से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। अरे भाई जैसे आप पढ़ते हैं ना कि हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो अपने में से रेडिएशन निकलता है, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स हैं और एक एक्साइटेड न्यूक्लियॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो वो गामा रेडिएशन का एमिशन करता है। अल्फा का तो समझ में आता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन साथ आ गए। बीटा का भी थोड़ा समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन का टूटना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन बाहर आना। गामा का कैसे, गामा को न्यूट्रॉन तो नहीं बोल सकते हैं कि भाई न्यूट्रॉन बाहर आ रहा है वहां से, तो गामा का कैसे? तो वही है कि न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल्स हैं और उन एनर्जी लेवल्स में जब एक न्यूक्लियन अपनी एक्साइटेड लेवल से लोअर पे आएगा तो वो अपने में से रेडिएशन एमिट करेगा और मेनली बीटा का निकलना ही फिर इसमें गामा का रेस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि बीटा के निकलने से वो बोलते हैं कि न्यूक्लियस अपनी एक्साइटेड लेवल पे चला गया है। ठीक है, तो वो आप अच्छे से बात आप कर सकते हैं जब अल्फा बीटा गामा डीके को बहुत ठीक से पढ़े तो अभी मैं बात कर रहा हूँ स्पिन डिपेंडेंट। तो स्पिन डिपेंडेंट का मतलब है यहां पर जो न्यूक्लियंस मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस है वो भी मूव कर रहे हैं। किस तरह से कि अगर मान लीजिए 2 न्यूक्लियन, एक ये है, इसके साथ साथ एक न्यूक्लियन और इसके साथ साथ ही स्पिन कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये 2 न्यूक्लियन
कह रहा है कि भैया जहां आप चलोगे उसके आपके साथ साथ मैं भी चल रहा हूं। 2 न्यूक्लियन की बात हो गई है, ठीक है। एक न्यूक्लियन है ये और ये दूसरा न्यूक्लियन, ये ऐसे स्पिन कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन से देखें तो हम ये स्पिन कर रहे हैं ऐसे, तो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं दोनों, ये दोनों क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए इसमें ऐसा हो रहा होता कि एक न्यूक्लियन ऐसे जा रहा होता, दूसरा न्यूक्लियन ऐसे आ रहा होता, तो फिर ये एक क्लॉकवाइज आ रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इनमें जो स्पिन हो रही है वो कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपसे अब एक क्वेश्चन डिस्कस करूं कि बताइए क्लॉकवाइज जो स्पिन कर रहे हैं साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज जो अपोजिट स्पिन कर रहे हैं न्यूक्लियन, किनमें फोर्स ज्यादा मिलेगा? तो आपका आंसर होगा सर क्लॉकवाइज वाले में। यहां पर ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यहां पर इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि ये बाउंड है, साथ साथ तभी तो चल पा रहे हैं, ठीक है। मैं किसी को अपने साथ साथ खींच रहा हूं, लेके चल रहा हूं, मतलब हम दोनों में एक फोर्स है दोनों के बीच में, जिससे कि हम बाउंड है। तो यहां पर ये रीजन दिया जाता है और ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है स्पिन डिपेंडेंट फोर्स की, ठीक है भाई। तो आपको ये प्रॉपर्टी भी आ गई होगी समझ में। उसके बाद और क्या प्रॉपर्टीज बनती है वो देखो, एक दो और बच गई है इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें 7th आप लिख सकते हैं, एक्सचेंज फोर्स है ये। एक्सचेंज फोर्स से मैं बात करूं यहां पर, तो एक बार सोचिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन से पार्टिकल एक्सचेंज करते थे। अगर हम और डीपली जाएं तो वहां पर एक पार्टिकल का नाम दिया जाता था ग्रेविटोन, आपको याद हो, ठीक है जी। ऐसे ही यहां पर ये है कि हर जो फोर्स लगा रहा है उनमें कुछ ना कुछ पार्टिकल की एक्सचेंज होती है, और यहां पर जो एक्सचेंज पार्टिकल होगा ना, दो न्यूक्लियन के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू न्यूक्लियंस is due to exchange of पाई मेसोन्स, मेसोन्स बोलते हैं इनको, पाई मेसोन्स, ठीक है। तो यहां पर कौन से पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, पाई मेसोन का एग्जांपल होता है। एक जापानीज फिजिस्ट, ठीक है, युकावा थ्योरी आगे हायर क्लासेस में आती है, उसने समझाया कि मान लीजिए एक एग्जांपल देके कि एक बोन है, एक हड्डी है, और दो डॉग हैं, वो आपस में इस बोन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो उनमें भी आपस में एक बॉन्डिंग हो गई है ड्यू टू दिस बोन। तो यहां पर ऐसे ही है कि पाई मेसोन के एक्सचेंज होने से इन पार्टिकल्स में तब न्यूक्लियन के बीच में फोर्स अराइज होता है। तो ये वो पार्टिकल एक्सचेंज पार्टिकल मेसोन्स। इसमें इतना ही लिखो, ज्यादा और डीपली जाने की जरूरत नहीं है अभी इस क्लास में तुम्हें। एंड बाई लास्ट प्रॉपर्टी एक और पढ़ लेते हैं, ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। नॉन सेंट्रल फोर्स से मतलब है कि ये दो न्यूक्लियन की लाइन ज्वाइनिंग पे एक्ट नहीं करता है। जबकि आपने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा है, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, तो दो पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास से जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसके ऊपर एक्ट करता है। तो ये डज नॉट एक्ट ऑन लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू न्यूक्लियंस, तो यहां पर हम इसको कैसा फोर्स बोलेंगे, इसलिए नॉन सेंट्रल फोर्स भी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं हमारी न्यूक्लियर फोर्स की। एक टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा है न्यूक्लियर फोर्स का, 1 मिनट के लिए वीडियो को रोक के और सारी प्रॉपर्टीज अपने माइंड में ना रिवाइज करना है, ठीक है भाई। ये सभी प्रॉपर्टीज, इनकी एक्सप्लेनेशन, इन पे अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप तो क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब हम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंटरेस्टिंग भी है।
मास डिफेक्ट, तो सबसे पहले मास डिफेक्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखें। तो द मास डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड द रेस्ट मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जिससे मिलके वो न्यूक्लियस बना। तो उनके मास के बीच में भी डिफरेंस, एक अंतर मिलेगा, उसको हम कह रहे हैं मास डिफेक्ट। देखिए सोचने वाली बात है। मैं फॉर एग्जांपल यहां पर ले लेता हूं, मान लीजिए हीलियम का He, ठीक है, जिसको हम अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस का अल्फा पार्टिकल भी जिसको बोल रहे हैं। ये किस किस से मिलके बना है, ये 2 प्रोटॉन से मिलके बना है, 2 न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो 2 प्रोटॉन का रेस्ट मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का रेस्ट मास टोटल आया, मान लीजिए टोटल आया अभी कुछ बड़ी वैल्यू लेके मान लीजिए 2 किलोग्राम आया। तो न्यूक्लियस में ये दोनों ही तो है, अल्फा के न्यूक्लियस में ये दोनों ही तो, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस में ये दोनों ही तो है। तो यहां भी मास कितना आना चाहिए था, 2 किलोग्राम, बट ऐसा नहीं था, ये मास इससे कुछ कम था। उस डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मास डिफेक्ट। सिंबल इसका आप डेल्टा एम का यूज करते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, कोई भी एक एटम था XZA, भाई मैं ये कहता हूं कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलते हैं और फिर एक नया कोई भी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो न्यूक्लियस का मास इन दोनों के क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि न्यूक्लियस में ये दोनों ही तो गए हैं, तो बराबर आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था, डिफरेंस था। उस डिफरेंस को बोला जा रहा है मास डिफेक्ट। तो हम समझ रहे हैं एक एटम है कोई भी, ठीक है, तो यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, अगर आप देखें तो Z प्रोटॉन है, लेट MP मैं मान लेता हूं यहां पर मास ऑफ ईच प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास MP है, टोटल मास सभी प्रोटॉन का, टोटल मास हो जाएगा सर ZMP। एक प्रोटॉन का मास कितना है, MP, तो टोटल मास कितना हो गया सभी प्रोटॉन का, ZMP, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, Z है, ठीक है जी। और MN स्मॉल n मैं मान लेता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास। न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, A माइनस Z, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इन सबका मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपका आंसर होगा सर A माइनस Z, और एक का कितना था, Mn। ये इनका, मैंने इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स थे न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है, प्रोटॉन है और कौन है, न्यूट्रॉन है। कितने प्रोटॉन है, Z प्रोटॉन है, तो टोटल मास कितना हो गया, ZMP। कितने न्यूट्रॉन है, A माइनस Z, तो सभी का मास कितना हो गया, A माइनस Z Mn। ये इसके कंस्टिट्यूएंट्स हो गए, ठीक है। और यहां पर अगर मैं लिखूं कि इफ M और कैपिटल N मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, तो पता है आपका मास डिफेक्ट कितना बनेगा बच्चों, यहां पर उसको मैं डेल्टा एम से लिखूं, मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू, इन दोनों का जो मास था वो ज्यादा मिला ऐड करने पे कंपेरेटिवली न्यूक्लियस के, तो कितना ज्यादा मिला वो डिफरेंस अगर हम निकालें तो ZMP प्लस A माइनस ZMn में से माइनस करेंगे न्यूक्लियस का मास, M कैपिटल है, तो ये आ जाएगा मास डिफेक्ट, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को आप ध्यान में रखेंगे, मास डिफेक्ट की ये एक इक्वेशन किसी भी एटम X के लिए। तो क्लियर है मेरी बात यहां पर कि यहां हमने अलग से प्रोटॉन का मास लिया, अलग से न्यूट्रॉन का मास लिया, दोनों को ऐड किया, टोटल मास उनका रेस्ट मास आया, उस मास में से जो न्यूक्लियस था उसका मास हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, तो एक डिफरेंस मिला जिसको कि हम बोल रहे हैं मास डिफेक्ट, ठीक है।
थोड़ा सा और इसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं और एक एग्जांपल से ही ले लेते हैं। चलिए, ये मास डिफेक्ट का हमारा जो टॉपिक है आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, इसको थोड़ा और समझते हैं। इक्वेशन आप लिख लेंगे ना ठीक से, ये राइट करनी आनी चाहिए आपको। चलिए हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि जी अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलके बना। ठीक है, ये प्रोटॉन हो गए 2, 1 2। हम इसको ऐसे बना लेते हैं, एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन। ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन से मिलके बना है, ये एक न्यूट्रॉन दूसरा एक न्यूट्रॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन 2, ये 2 न्यूट्रॉन, क्या मिलके बना है इसे? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इनसे मिलके ये बन गया। बच्चों, प्रोटॉन का मास जो होता है, एक प्रोटॉन के मास को अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट में लिखूं तो वो होता है 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। यू मिले या एएमयू पूरा लिख सकते हैं। ओके, और जी एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.00866 यू एटॉमिक मास यूनिट। तो अब देखिए यहां पर प्रोटॉन कितने थे? 2। न्यूट्रॉन कितने थे? 2। तो कितना मास हो जाएगा 2 के लिए? ये 1 के लिए था तो 2 के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2p कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर 4 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही 2 न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, 1702। इन दोनों का कितना आएगा? इन दोनों का ऐड करते हैं तो 6 8 1 3 0 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसका कितना आएगा? हीलियम का, जो हीलियम न्यूक्लियस है, इसका कितना आएगा? ये 2 2 4, सॉरी यहां पर 4। ठीक है, इतना ही आना चाहिए था बट इतना नहीं आया। तो कितना आया? वो आया जी 4.01534। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ये इतना आया। तो इससे कम आया, ये किसका कम है? हीलियम न्यूक्लियस का कम आया। ये कितना डिफरेंस आया? तो डिफरेंस डेल्टा एम 2 5 6 1, बाकी 0 0। इतने का डिफरेंस आया। हो सकता है एक दो डिजिट में थोड़ा आगे पीछे हो वैल्यूज में, वो चेक कर लेना। मतलब इससे कम आ रहा था, लेकिन समझाने का ये मीनिंग है। तो ये आ गया जी हमारा मास डिफेक्ट, इसको कह रहे हैं मास डिफरेंस। अब ठीक है, ये मास डिफेक्ट का कंसेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन सर ऐसा क्यों आ रहा है? क्या रीजन है इसके पीछे का? वो चीज भी तो थोड़ा समझाइए हमें। चलिए अब हम उसकी जैसे बात करते हैं ना, तो देखिए अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन, हम यही एक्सप्लेनेशन लेते हैं जो एग्जांपल ले रखा है इसी की। तो भैया ये हमने मास डिफेक्ट या मास डिफरेंस निकाला। ठीक है जी, तो पहले बच्चों क्या था इसमें? ये 2 प्रोटॉन थे, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन थे, ऐसे अलग अलग थे, ये सेपरेट थे, इंडिविजुअल थे। फिर इन दोनों से मिलके, इन से चारों से मिलके बना हमारा अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस, जिसको कि हमने ऐसे लिखा। और पता है क्या हुआ? जैसे ही ये दोनों मिले, यहां से कुछ एनर्जी निकली, कुछ एनर्जी निकली। कितनी एनर्जी होगी वो? मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वो मास किसकी फॉर्म में निकल गया? एनर्जी की फॉर्म में। और ये क्या हो गए हैं? बाउंड। क्लियर है मेरी बात? ये जब सेपरेट थे, सेपरेट होने के बाद जब ये इस तरह से मिले तो कुछ एनर्जी निकली, वो एनर्जी ये थी।
डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो वो जो मास डिफरेंस था वो एनर्जी की फॉर्म में क्या हो गया, रिलीज हो गया है। अगर मान लीजिए अब आपको ये एनर्जी रिलीज हो गई है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई कि अगर मान लीजिए आपने इसको सेपरेट करना हो फिर से, तो अब जितनी एनर्जी यहां पर रिलीज हुई, अब एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, जिसको कि बोला जाता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोला जाता है सर इसको, बाइंडिंग एनर्जी। याद कीजिए एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, बाउंड है एक एनर्जी से, तो हमें उसको वहां से निकालने के लिए, उस ऑर्बिट से आउट कराने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जितनी की वो एनर्जी से बाउंड है। तो ऐसे ही यहां पर आपको अगर इसको सेपरेट करना है ना फिर से, तो एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। अगर आप इसको अनबाइंड करना चाहते हैं ना, ये जो हमारे पास एक ये अल्फा पार्टिकल जो बन गया, और इसको अगर अनबाउंड करना है ना, तो यहां आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको कि हम बोलते हैं इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो वो जो मास का डिफेक्ट था ये स्टेबल हो गया इनसे मिलके, और जो इसके पास एक्सेस में मास था उसने उसको एनर्जी की फॉर्म में रिलीज कर दिया, ठीक है, और खुद बाउंड होके क्या हो गया है, स्टेबल। तो एक तरह से आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि वो मास इनको बाउंड करने में, मतलब एनर्जी जो है वो बाउंड करने के लिए भी काम आ रही है। न्यूक्लियर फोर्स तो है ही है, लेकिन वो एक एनर्जी से वो बाउंड भी है, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो किसी भी एक एटम के लिए, एक न्यूक्लियस की अगर मान लीजिए आपको बाइंडिंग एनर्जी चेक करनी है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ये होगी उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो इतनी एनर्जी आप उसको देंगे तब वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात आया समझ में। तो ये आप इसकी एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, एक एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक टॉपिक ये हुआ हमारा मास डिफेक्ट। इसके क्वेश्चन हम अपने लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी का एक टॉपिक था इसके जस्ट बाद, लेकिन वो हटा दिया गया है, तो चलिए उसका अगर कहीं यूज होगा तो मैं थोड़ा डिस्कस कर लूंगा, बट इसके क्वेश्चन हम करके देखेंगे। तो दो टॉपिक, एक तो न्यूक्लियर फोर्स और उसकी सभी प्रॉपर्टीज, और एक मास डिफेक्ट, ये आपको आना चाहिए। एक बार ठीक से पढ़ लेना इसको।